Hello everyone, welcome to Dynamic Study, and this is day number 5 for Business Statistics and Research Method, and this is a crash course of Commerce we know. तो यहाँ पे day 5 आज है जिसमें कि हम Statistics से डील करेंगे, राइट? तो जैसे कि हमें पता है कि स्टैटिस्टिक्स हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ऑल्सो फॉर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स कि वहाँ पे भी जो है स्टैटिस्टिक्स से जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी बनते हैं, ठीक है? तो ये एक यूनिट ऐसी है जहाँ से क्वेश्चंस थ्योरेटिकल फॉर्म में भी आते हैं, प्रैक्टिकल भी आते हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो है आप ये देख सकते हैं कि दो चीज़ें इंक्लूड है, यहाँ पे दो चीजें इंक्लूड है, स्टैटिस्टिक्स, आपका स्टैटिस्टिक्स भी है और बिजनेस रिसर्च भी है, ठीक है? तो बिजनेस रिसर्च भी करना है आपको, रिसर्च के भी टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे और स्टैटिस्टिक्स के भी। तो ये यहाँ से ये मान लीजिए कि 2 यूनिट कवर होती है, ठीक है? तो जो रिसर्च है और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का कुछ पार्ट आप पेपर 1 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। आई होप आपने रिसर्च वहां पे कंप्लीट कर लिया होगा, राइट? तो अब स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं यही बोलूंगी कि यहाँ से भी कुछ भी स्किप नहीं करना है। आप कहोगे कि आप तो हर एक यूनिट में कहते हो कि कुछ भी स्किप नहीं करना है, तो मैं क्यों बोलूंगी स्किप करना है? क्योंकि अगर कोई चीज़ टॉपिक होता स्किप करने का तो यहाँ पे आपके सिलेबस में मेंशन ही नहीं होता। हाँ, हो सकता है उस चीज़ की इम्पोर्टेंस कम हो, बट जैसे कि आपको पता है कि ये यूनिट अगर आप पहले भी एग्जाम दे चुके हैं तो जेआरएफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? अगर आप आगे जो है रिसर्च में जाने वाले हैं तो स्टैटिस्टिक्स वहाँ पे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि मेन एरिया ही वही रहता है हमारा। तो यहाँ से ये चीज़ एक सिंगल टॉपिक भी मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप स्किप कीजिए, ठीक है? तो यहाँ से प्रैक्टिकल भी आते हैं, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, प्लस आपका मैच द फॉलोइंग भी बनते हैं और आपका जो है एमसीक्यूज में भी बनते हैं, ठीक है? कोई भी आपको एक चूज करना होता है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल कहाँ से आते हैं वो भी हम देख लेंगे एक बार कि प्रैक्टिकल आपके कहाँ से बनते हैं। तो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके आते हैं वो आ जाते हैं आपके जो है कोरिलेशन से, रिग्रेशन से, ठीक है? ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ कि जहाँ से आपको प्रैक्टिकल करना है। और जैसे कि मैंने बताया है कि जैसे आज हम यूनिट 5 कर रहे हैं, तो आज का आपका फुल डे का टारगेट मैं आपको देती हूँ कि आज आपको बिजनेस जो स्टैटिस्टिक्स है वो आज एक दिन में कंप्लीट कर लेनी है। बट मैं इसको ये बोलूँगी कि आप एक दिन मत लीजिए, आप इसमें 2 और 3 डेज ले लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास है इतना सफिशिएंट टाइम, क्योंकि जेआरएफ करना है, ठीक है? अगर आपकी जो टारगेट है वो जेआरएफ तक का है तो यहाँ पे इसको ज़्यादा टाइम लगाइए, ठीक है? और इस पर्टिकुलर यूनिट से, इस पर्टिकुलर जो है यूनिट से बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ से डरते हो ना, जब आप किसी चीज़ से डरते हो वो चीज़ भी आपसे जो है उतनी ही डिस्टेंस बना लेती है, ठीक है? कुछ स्टूडेंट जो है इसको बिल्कुल ही छोड़ देते हैं क्योंकि डर ही इतना होता है, बट अगर आप इंटरेस्ट से इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना तो वो चीज़ आपको ज़्यादा बेटर समझ में आती है, ठीक है? तो मैं यही बोलूँगी, इंटरेस्ट लगा के पढ़िए, एक दिन में नहीं, आप इसके लिए 2 दिन ले लीजिए, ठीक है? क्योंकि वाइड जो है ये सिलेबस है इसमें, ठीक है? एक दिन में हो सकता है आपसे ना हो, बट ट्राई कीजिएगा कि 2 से ज़्यादा दिन ना आप इसमें ना ले, क्योंकि और भी यूनिट्स हैं और अपने आप में सब यूनिट्स जो हैं बहुत जो है अपने आप में मैटर करती है, ठीक है? तो यहाँ से कोरिलेशन से आप प्रिपेयर कर लीजिए प्रैक्टिकल का। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं करवाने वाली हूँ, बट इफ़ यू वांट कि प्रैक्टिकल भी यहाँ पे कराए जाए तो आप जो है कुछ फीडबैक हमें दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि व्हाट डू यू वांट, कि आगे जब ये क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब आपके लिए क्या चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस की जाए जो आपको बेनिफिट दे, ठीक है? तो हम तो यही चाहते हैं कि आपका जेआरएफ हो जाए, जेआरएफ की जर्नी जो है आप ले लें, जेआरएफ यहाँ से ले लें, ठीक है? तो यही हमारा टारगेट रहेगा। बट जो भी आपके सजेशंस होंगे उनको जो है आफ्टर क्रैश कोर्स, मैं ये नहीं कह रही कि कल ही मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगी जो भी आप बोलेंगे, बट नो, इट विल टेक 10 डेज। क्रैश कोर्स जैसे कि आज 5 डे हो चुका है तो आपकी 5 यूनिट्स और रहती हैं, तो उसके बाद कुछ हम इनिशिएट कर सकते हैं इफ़ यू विल गिव फीडबैक। अगर आप कमेंट में बताते हैं कि मैम इस चीज़ की ज़रूरत है या फिर इस तरह का कोई वीडियो बनाइए, तो हम ज़रूर उस चीज़ को कंसिडर करेंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटीज से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? प्रोबेबिलिटीज से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन होता है अगर आपको प्रोबेबिलिटी की कंप्लीट नॉलेज है। और देखिए, ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हम जो है आई थिंक 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं,
ठीक है। हाँ, ये चीज हो जाती है जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, हम हाई लेवल पे आ जाते हैं, तो चीजें उस चीज में तो है चीजें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, वो टॉपिक भी तो वाइडर हो जाता है, अब हमारा जो है दिमाग भी ब्रॉडर हो चुका है। पहले हम छोटे थे तो हमें वो चीजें जो है लेवल उसका कम था, तो हम उस चीज को इजीली कर लेते थे। अब चीजों को घुमा फिरा के दे देते हैं क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, तो इस वजह से। बट ये चीजें हम जो है पहले भी पढ़ चुके होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम इस चीज को पढ़ रहे हैं। तो कोरिलेशन से, प्रोबेबिलिटी से और बाइनोमियल से, यहाँ से आपको फॉर्मूला अगर पता होगा, पॉइजन का फॉर्मूला पता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के फॉर्मूले पता है, तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो आपको मिल जाते हैं क्वेश्चंस देखने को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, पॉइजन से। ठीक है, रिसर्च ये अपने आप में थ्योरेटिकल है, पूरा रिसर्च का कॉन्सेप्ट, टाइप्स, ये यहाँ पे जो है ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाएगा इस वीडियो में, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स के बारे में होगी। तो कुछ चीजें हैं जो हम डिस्कस यहाँ पे कर सकते हैं, बट अगर वांट की रिसर्च का भी हम करें, क्योंकि पेपर 1 में भी ये चीजें हैं, तो पेपर 1 मैम जो है यहाँ पे ऑलरेडी करा रही है, पेपर 1 का भी क्रैश कोर्स चल रहा है, तो रिसर्च वहाँ पे भी आपका हो जाएगा। तो आई होप वो रिसर्च की वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए, डाटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, जिसमें प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा आप कहाँ से कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पक्का आता है, तो श्योरिटी है यहाँ से क्वेश्चंस आने की। तो जैसे कि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ से भी आ जाते हैं। आपको कंप्लीट टेस्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आज आप एक काम कर लीजिए, पहले आप टेस्ट को कर लीजिए, जो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज वो उसके पूरी कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, काई स्क्वायर से भी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से आपका। ये चीजें थ्योरेटिकल है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज होगी तो भी आप इसको कर लेंगे। ठीक है, रैंक कोरिलेशन से भी कम आता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल टेंडेंसी, यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं, मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, ये सब चीजें। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको जो है इनके फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूलाज है सेंट्रल टेंडेंसी के, मीन के, मीडियन के, मोड के, हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक मीन, जितने भी इनकी प्रॉपर्टीज है वो आपको कर लेनी है। ठीक है, डिस्पर्जन से भी क्वेश्चन आ जाता है, स्क्यूनेस से भी थ्योरेटिकल पार्ट ही आता है, यहाँ से कोई प्रैक्टिकल आपको इतना सोल्व करना नहीं आएगा। हो सकता है कार्ल पियर्सन का कोई एक दो मेथड आ जाए, तो फॉर्मूला पता होता है तो आप इजीली सोल्व कर लेते हैं उस चीज को, तो इतनी चीजें हार्ड नहीं है। तो जैसे कि आप इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे तो आपको आई होप चीजें जो है, जो स्टैटिस्टिक्स है वो इजी लगने लगे, आई होप सो। अगर लगे तो जरूर हमें बता दीजिएगा कि आपको कैसा लगता है ये पर्टिकुलर वीडियो, और क्या इससे जो है आपको हेल्प मिली है आपके एग्जाम के लिए, आप मोटिवेट हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो वो जरूर हमें जो है एक बार बता दीजिएगा। तो क्लासिफाई करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो, स्टैटिस्टिक्स हमें पता है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो है 2 वर्ड से बना है, बिजनेस और स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, एक जो है इसमें आप नंबर से डील करते हैं, एक टूल होता है विच कैन बी यूज्ड इन अटैकिंग प्रॉब्लम्स को जो अटैक करने के लिए, दैट राइज इन ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस फील्ड ऑफ एम्पिरिकल इंक्वायरी। ठीक है, जो बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उस चीज को टैकल करने के लिए आप स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। ठीक है, स्कोप क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का, एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड करते हैं आप। तो इसमें करते हैं आप कलेक्शन ऑफ डाटा को कलेक्ट करते हैं, सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में, देन आप उस चीज को फोरकास्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, टैबुलेशन करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, अप्लाइड एरिया एंड देन इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, कुछ फंक्शंस होते हैं, ये आई थिंक आपको सबको पता होगा, और यहाँ से क्वेश्चन जो है इतने नहीं बनते हैं, तो सिर्फ हम मेन चीजें डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी, आपको क्या करना है, मीन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मीन देखिए, मीन के कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, अनदर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अरिथमेटिक मीन, एएम, जीएम एंड एचएम। ठीक है, तो इसका जो है सीरियल वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, एएम बड़ा होता है जीएम से, एएम इज ग्रेटर देन जीएम एंड जीएम इज ग्रेटर देन एचएम। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये सबसे जो है स्मॉलर होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे बताया है। तो एएम ग्रेटर देन जीएम एंड जीएम इज ग्रेटर देन एचएम। ठीक है, अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, फिर ज्योमेट्रिक मीन होता है, फिर हार्मोनिक मीन होता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ से ये चीज आपको लर्न करनी है। ठीक है, अब आते हैं ज्योमेट्रिक मीन पे। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है और ये कहाँ पे यूज किया जाता है। तो ज्योमेट्रिक मीन इज यूज्ड फॉर ग्रोथ रेट्स, जहाँ पे ग्रोथ रेट्स आप जो है यूज करते हैं, जहाँ पे लाइक पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी हुई है, इंटरेस्ट रेट कितना ग्रो हुआ है, इन सब चीजों से डील करने के लिए आप ज्योमेट्रिक मीन का यूज करते हैं। ठीक है, इट मल्टीप्लाई आइटम्स, जितने भी आइटम्स होते हैं उन सबको ये मल्टीप्लाई करता है, ये मल्टीप्लाई करता है। ठीक है,
इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, अगर वो भी लर्न कर ली तो ये भी जो है आप कर लोगे। दूसरा एक होता है जो ये इनका रिलेशनशिप कैसा होता है, जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू एच, राइट, ये इसका रिलेशनशिप बताता है। अब हार्मोनिक मीन, अब हमने बता दिया ज्योमेट्रिक मीन क्या करता है, जितने भी आइटम्स होते हैं उन सबको क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। हार्मोनिक मीन क्या होता है, यूज टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ रेशियोज या फिर रेट्स, ये एवरेज निकालता है, कैलकुलेट एवरेज ऑफ रेशियोज या फिर रेट्स, ठीक है। यूज टू गिव ग्रेटर वेट टू स्मॉलर, अब ये जैसे कि स्मॉलर है तो जो चीजें स्मॉलर होगी उनको ज्यादा वेटेज देता है हार्मोनिक मीन। यूज टू कैलकुलेट एवरेज प्राइस, स्पीड, एवरेज प्राइस, किसी भी चीज का एवरेज प्राइस, एवरेज स्पीड निकालनी है तो आप हार्मोनिक मीन को यूज करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज स्मॉलर देन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, हमें पता है ये जो है स्मॉलर होता है अर्थमेटिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन से भी, राइट। तो हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है दिस इज n, मतलब जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स है डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल ऑफ x1 प्लस रेसिप्रोकल ऑफ x2, ऐसे ही अप टू रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाय xn, ठीक है। मतलब आपको मान लीजिए दिया गया है व्हाट इज हार्मोनिक मीन ऑफ 4, 5 एंड 10, व्हाट इज हार्मोनिक मीन ऑफ 4, 5 एंड 10, ठीक है। टोटल कितनी वैल्यू है, 3 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, मैंने बोला रेसिप्रोकल, अब इनका रेसिप्रोकल करना है, मतलब 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 10, इसको सोल्व कर दीजिए, फॉर्मूला में पुट करने हैं, जितने आइटम्स है वो ऊपर रख दीजिए और डिवाइडेड बाय इन सबका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इसको हम ये भी बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन, इसको क्या बोला जाता है, द रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है। इससे कि अगर कोई भी डेफिनेशन है तो दिस इज हार्मोनिक मीन। तो ये था अबाउट, तो मैंने कंप्लीट नहीं करा है, मीडियन पे आप सर्च कीजिएगा और मोड पे सर्च कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इजी ये चीजें हैं, यहाँ पे इतना बताने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन यहाँ पे आते हैं ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पे, ठीक है, इनका रिलेशनशिप क्या है, कौन किससे बड़ा है, ये सारी चीजें, राइट। अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये भी आई होप जो है कर लिया होगा आपने, जैसे रेंज क्या होता है, मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू रेंज निकालने के लिए, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन हाफ ऑफ इनटू Q3 माइनस Q1, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन कैसे होता है, जैसे ये है A B, ठीक है, Q1 Q2 Q3, तो इन्हें आपको पता है इसकी वैल्यू जो है 25% होती है, फिर इसकी भी 25% होती है, ये पूरा 100% का होता है, ठीक है। ये इजिली आप निकालोगे अगर आपको ये पर्टिकुलर एक लीनियर इस पे पता है तो ये क्या चीजें होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये किस टाइप्स के होते हैं, दो होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर। तो एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है, एक्सप्रेस इन द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल लाइक किलोग्राम, रुपीज, सेंटीमीटर में अगर आप इसको एक्सप्रेस करते हैं, सो दिस इज एब्सोल्यूट मेजर। रिलेटिव मेजर जब आप जो है रेशियो और परसेंटेज के फॉर्म में आपको गिवन होता है तो दैट इज रिलेटिव मेजर, ठीक है। इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, रिलेटिव मेजर को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कोई भी एक डिस्पर्जन को गुड हम कब बोलते हैं, गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होती है, इजी होना चाहिए टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट, आप इजीली कैलकुलेट कर लें, सिंपल टू अंडरस्टैंड। It should be based on all observation of the series. It should be rigidly defined. It should not be affected by extreme values. Should not unduly affected by sampling fluctuation. It should be capable of further mathematical treatment and statistical analysis. ठीक है, I hope this is clear. अब आ जाते हैं हम correlation and skewness पे। correlation and skewness, देखिए ये दोनों जो भी डायग्राम्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि skewness कब होता है, ठीक है, कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। तो ये दोनों डायग्राम एक तरह से सिमिलर है, थोड़ा सा कुछ माइनर डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले स्क्यूनेस क्या होता है, जब वो बताता है कि कोई भी डाटा कितना स्क्यूड है, ठीक है। लाइक इफ द बल्क ऑफ डाटा इज एट लेफ्ट, अगर बल्क ऑफ डाटा आपका लेफ्ट साइड में है दिस में, और अगर लेफ्ट डाटा, देखिए लेफ्ट डाटा जो है ये लेफ्ट है, यहाँ पे बल्क ऑफ डाटा है, एंड राइट टेल इज लॉन्गर, और इसकी राइट टेल कैसी है, ये राइट साइड है तो इसकी राइट टेल कैसी है, लॉन्गर है, ठीक है। इसको बोला जाता है पॉजिटिवली स्क्यूड, इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड।
और पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होता है, पॉजिटिवली जब स्क्यूड होता है तो मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड। ठीक है, अब आते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होता है, इफ पीक इज टुवर्ड राइट, अगर उसकी पीक तो टुवर्ड राइट है, एंड लेफ्ट टेल इज लॉन्गर, इसकी लेफ्ट टेल लॉन्गर है, तो लेफ्ट टेल कौन सा हो जाएगा, जो नेगेटिव स्क्यूड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मीन, इसमें जो है मोड सबसे बड़ा होता है, मोड, फिर मीडियन एंड देन मीन। ठीक है, ये पता चला। पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होगा, मोड, मीडियन एंड मीन। ठीक है, मीन सबसे बड़ा होता है, फिर मीडियन होता है, फिर मोड होता है, यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा उसका। ठीक है, देखिए ये रहा, अगर वो राइट में जो है उसकी राइट टेल लॉन्गर है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, अगर जो उसकी लेफ्ट टेल जो है स्क्यूड है तो दिस इज नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये कर्टोसिस का, आई होप ये भी क्लियर होगा आपको। इसके मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पहले स्क्यूनेस की। तो मीन, मीडियन, मोड आर नॉट इक्वली एसिमेट्रिकल, ये कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, अगर इक्वल होंगे तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्क्यूनेस नहीं होगी। ठीक है, क्वार्टाइल विल नॉट बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम मीडियन, नॉट ए बेल शेप कर्व, ये कभी भी बेल शेप कर्व नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ एक तरफ ही, या तो ये पॉजिटिवली, या तो ये राइट तरफ स्क्यूड होगा, या फिर जो है आपके लेफ्ट साइड में स्क्यूड होगा। तो कई बार जो है आपसे क्वेश्चन में, अब पेपर में क्या आएगा, कैसे आएगा कि अगर वो चीज लेफ्ट साइड में स्क्यूड है तो वो कौन सा स्क्यूनेस होगा, अगर वो जो है लेफ्ट साइड में है आपका, उसका जो पीक है वो लेफ्ट साइड में है, या अगर उसकी पीक जो है सबसे बड़ी है, इस तरह से अगर पीक टुवर्ड राइट है तो कौन सा स्क्यूनेस होगी, अगर पीक उसकी लेफ्ट में है तो कहाँ पे होगी। तो इस तरह से के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप आई होप इजिली जो है उस चीज को कर लेंगे। अब मेथड्स आते हैं मेजर ऑफ स्क्यूनेस की। तो कुछ मेजर्स हैं लाइक कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कार्ल, इसके भी दो चीजें हैं। ठीक है, अगर आपको मीन मीडियन दे रखा होता है, मीन अगर मोड दे रखा होता है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर आपको मीन और मीडियन गिवन है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो दोनों फॉर्मूले जो है इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन जाते हैं मोस्टली, वरना तो आपको फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा फॉर्मूला किसने दिया है। तो एक फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस चीज को जो है आप नोट कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, देन वी विल स्टार्ट। ठीक है, आई होप तो आपने ले लिया है। पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको मीडियन गिवन है तो 3 मीडियन, मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। कैलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस D9 प्लस D1 माइनस 2ME डिवाइडेड बाय D9 माइनस D1। बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस Q3 प्लस Q1 माइनस 2M डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। मोमेंट बेस्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मोमेंट बेस्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस म्यू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू 2 का क्यूब। राइट, एक बार देख लीजिए इसको। तो ये देखिए, जब भी आपको जो है जिस तरह से स्टेटमेंट गिवन होगी, आप फॉर्मूला में इसको इजीली पुट करके और क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो कोई भी इतना मुश्किल नहीं है इसमें, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला से आप वैसे भी क्वेश्चन कर लेंगे, और अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं तो वो भी इजीली कर लेंगे। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब कोरिलेशन पे आ जाते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपको कोरिलेशन की भी, अगर एक सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट में अगर कोरिलेशन की, स्क्यूनेस की भी अगर आपको जो है नॉलेज है, तो आप यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चंस देखने को यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या फिर थ्योरेटिकल हो। तो अगर आपको थ्योरेटिकल की नॉलेज है तो आप जो है इजीली क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकली के लिए सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम दोनों यहाँ पे चीजें कवर कर लेंगे, तो हम दो जो है पर्टिकुलर टॉपिक हम यहाँ पे कर लेंगे। तो कोरिलेशन क्या होता है, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है। ठीक है, हमें पता है अब स्टैटिस्टिक है तो ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, तभी हम इसको स्टैटिस्टिक में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हमें बताता है हाउ स्ट्रांगली पेयर्स ऑफ वेरिएबल, कि दो जो वेरिएबल्स हैं वो किस तरह से आपस में स्ट्रांगली रिलेटेड है, उनका आपस में किस तरह का रिलेशन है, कितना स्ट्रांगली रिलेशन बनता है उन दोनों का। जैसे हाइट एंड वेट आर रिलेटेड, किस तरह से हाइट एंड वेट रिलेटेड है, कि जैसे
मान लीजिए अगर किसी की हाइट ज्यादा है तो हम ये मानते हैं कि उसका वेट भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये बताता है कि कितनी एक दूसरे से वेरिएबल रिलेटेड है, कि हाइट और वेट का रिलेशन है। या फिर टोलर पीपल टेंड्स टू हैवियर, कि जो लंबे लोग होते हैं वो हैवी होते हैं, मतलब भारी होते हैं। टेंड्स टू शॉर्टर पीपल, मतलब शॉर्टर पीपल का जो वेट है वो कम होता है और टॉलर पीपल का ज्यादा होता है। तो ये बताता है कि कितना एक दूसरे में रिलेशन है। स्ट्रॉन्गली पेयर्स वेरिएबल आर रिलेटेड। डिटरमिन रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, उन दोनों के बीच में रिलेशन बताता है। वैल्यू जो है इसकी +1 एंड -1 में क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाता है कि बताइए कोरिलेशन कहाँ की वैल्यू जो है कहाँ पे लाई करती है। तो हमें पता है +1 एंड -1। डायरेक्शन ऑफ रिलेशन इज डिटरमाइंड बाय साइन। डायरेक्शन जो रिलेशन है वो डिटरमाइंड बाय साइन। अब ये देखिए साइन से हमें पता चल जाएगा, जैसे अगर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन कब होता है? पॉजिटिव कोरिलेशन होता है जब बोथ वेरिएबल दोनों वेरिएबल जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे हाइट भी ज्यादा है और वेट भी ज्यादा है, हाइट भी ज्यादा है और वेट भी ज्यादा है। दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन, कि दोनों के बीच में क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है। नो कोरिलेशन मतलब कोई रिलेशन नहीं है उन दोनों के बीच में। नेगेटिव कोरिलेशन में होता है वेरिएबल जो है अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। कैसे? वन वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होता है, वन वेरिएबल इंक्रीज और अदर वेरिएबल डिक्रीज, तो ये होता है नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। जब दोनों अपोजिट होते हैं, एक वेरिएबल बढ़ रहा है एक वेरिएबल कम हो रहा है, तो वहां पे नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। इनकी जो वैल्यू है, अगर ये -0.4 है तो ये परफेक्टली नेगेटिव है, ठीक है। r इक्वल टू 0.4, तो पॉजिटिव कोरिलेशन में हमें पता चल गया अगर जो वेरिएबल है दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव कोरिलेशन। अब यहाँ पे बात आती है कि इसको डिनोट किससे किया जाता है, तो इसको डिनोट किया जाता है बाय r, इसको r से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो अगर r इज इक्वल टू -1 है, दिस इज परफेक्ट नेगेटिव। अगर r इज इक्वल टू +1 है तो दिस मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव। अगर r जो है ग्रेटर देन 0 है, इफ कोरिलेशन इज ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ पे परफेक्ट नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर r जो है आपका लेस देन 0 है, अगर r लेस देन 0 है तो नेगेटिव कोरिलेशन। तो जो मैं अभी पॉइंट बता रही हूँ ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए इनकी। r इज इक्वल टू 0 है, अगर 0 है तो डेट्स मीन नो रिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं है इनके बीच में, राइट। अब इसके भी कुछ जो है यहाँ पे इसके मेथड्स हैं, तो मेथड्स कौन कौन से हैं? कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसका फॉर्मूला लर्न कर लेना। इसकी जो वैल्यूज है वो लाई करती है +3 से -3 के बीच में, वैल्यू लाइज बिटवीन +3 to -3, ठीक है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। फिर है स्पीयरमैन रिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो ये है ये कोरिलेशन बताता है 2 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। ये इसकी वैल्यू जो लाई करती है +1 एंड -1 के बीच में। तो इसका एक बार फॉर्मूला भी देख लेते हैं, 1 - 6 सिग्मा d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर -1। यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो आप इस कुछ चीज को गूगल कर लीजिए, या जहां से भी आपके पास स्टैटिस्टिक्स के जो भी नोट्स हैं, बुक्स हैं, वहां से इस चीज को अच्छे से लर्न कर लीजिए। यहाँ पे सिर्फ पर्पस ये है कि आपको ये चीज बताना कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीजें नोट कर लीजिए। अगर r इज इक्वल टू -1 है तो परफेक्टली नेगेटिव है, r +1 है तो परफेक्टली पॉजिटिव। तो जो चीज इंपॉर्टेंट थी यहाँ से कोरिलेशन का एक टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें एक और टॉपिक आता है कोएफिशिएंट ऑफ कनकरेंट डेविएशन। ये इसके जो है मेजर्स होते हैं कोरिलेशन के, ठीक है। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। अच्छा, इसी में जो है हम कोवेरिएंस भी पढ़ लेते हैं, कोवेरिएंस भी यहीं से क्लियर कर लेते हैं। कोवेरिएंस क्या होता है? कोवेरिएंस की जो वैल्यूज होती है वो लाई करती है -∞ टू +∞। कोवेरिएंस यहाँ से भी क्वेश्चन करते हैं, +∞ टू -∞, ओके। ये हमें बताता है एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन,
ये तो सिर्फ रिलेशनशिप बताता है, ये बताता है कि किस एक्सटेंट तक वो रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स में, कि कितना एक्सटेंट में उनका रिलेशनशिप है। ठीक है, तो जो कोवेरिएंस होता है इंडिपेंडेंट ऑन ओरिजिन होता है बट डिपेंडेंट ऑन स्केल होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑन ओरिजिन बट नॉट इंडिपेंडेंट ऑन स्केल। ठीक है, तो आई होप यहाँ से भी एक फॉर्मूला और यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे, तो यहाँ से एक फॉर्मूला और कर लेते हैं। कोवेरिएंस एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है, यहाँ पे जो है वर्क नहीं कर रहा है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाते हैं। अब ये होती हैं डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट में दो चीजें आती हैं, आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और कॉन्टिन्यूअस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस चार्ट से भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा किसके अंडर आता है। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट एंड सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट में फिर अनदर टू टाइप्स है, आपका बाइनोमियल एंड पॉइजन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब जैसे कि इसका नेम है बाइनोमियल, तो यहाँ पे कितने जो है वेरिएबल्स होंगे, 2 होंगे। ठीक है, और वो 2 कौन कौन से होते हैं वो भी हम देख लेंगे। एक बार मैं इसको क्लियर कर दूं, यहाँ से नहीं हो रहा अभी। इट कैन बी थॉट एज सिंपली द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर। ये हमें सक्सेस और फेलियर के बारे में बताता है, मतलब दो ही यहाँ पे आउटकम होते हैं, या तो सक्सेस होगी कोई चीज या फिर फेलियर होगी। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल जो है लार्ज होते हैं बट फाइनाइट होते हैं। एवरी ट्रायल जो है इंडिपेंडेंट होता है, एवरी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट। यहाँ पे 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, हमने बताया ना 2 पॉसिबल आउटकम कौन कौन से, या तो सक्सेस या फिर फेलियर, या तो जो है आपका P या फिर Q। फॉर एग्जाम्पल ए कॉइन टॉस हैज ओनली 2 पॉसिबल आउटकम, क्योंकि हमने कॉइन को टॉस करा, उसके 2 ही पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, या तो टेल आएगा या हेड आएगा, या तो हेड या फिर टेल। या तो आप कोई टेस्ट में पास हो रहे या फेल हो रहे, 2 ही तो आउटकम्स आ रहे हैं, पास या फेल। कॉइन को टॉस कर रहे हो तो हेड या टेल, तो जहां पे 2 ही आउटकम आपको मिल रहे हैं, दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। द सेकंड वेरिएबल P रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन स्पेसिफिक आउटकम। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मीन इज इक्वल टू NP, वेरिएंस इज इक्वल टू NP क्यों, वेरिएंस इज ऑलवेज लेस देन मीन। जो वेरिएंस होता है ऑलवेज लेस देन मीन। वेरिएंस विल बी हायर व्हेन P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 0.5, mod इज इक्वल टू n+1 इंटू P। तो यहाँ पे जो है ये इसकी प्रॉपर्टीज जो है यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाती है। अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला से जो है आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो हमें पता है सक्सेस प्लस फेलियर इज इक्वल टू 1 होगा। अगर आपको सक्सेस गिवन है तो आप फेलियर निकाल सकते हैं। क्यों अगर आपको निकालना है तो 1 माइनस P कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। अगर P निकालना है तो 1 माइनस Q कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला होता है PR, R होता है नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड, आपको कितनी नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड है, इनटू QN माइनस R। जितने भी नंबर्स हैं टोटल उनमें से जो पॉसिबिलिटी है सक्सेस की वो आप लेस कर दीजिए। सो दिस इज द फॉर्मूला। सो मूव कर जाते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है गिवन बाय, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज एक थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है एंड इट इज गिवन बाय साइमन रेनिस पॉइजन, गिवन बाय साइमन रेनिस पॉइजन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, किसने दी है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या जो है मोटिव होता है, तो जब आप नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा होती है तो उस केस में जो है आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। ठीक है, लाइक एग्जांपल देख लेते हैं कि कहां पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की नीड पड़ी। जब आपको निकालना है नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स पर पेज ऑफ ए लार्ज बुक, एक बड़ी बुक है उसमें से आपको पर पेज पे जितने भी पेजेस हैं, अगर मान लीजिए 1000 पेजेस है तो पर पेजेस पे कितनी मिस्टेक्स होंगी, तो ये चांसेस तो मिस्टेक होने के चांसेस तो कम होते हैं। जहां पे
सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, वहां पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्मॉल। सक्सेस मतलब हमने ये लेके चले कि मिस्टेक्स कितनी होगी, तो मिस्टेक्स हम देख रहे हैं तो ये चांसेस बहुत कम होंगे कि पर पेजेस पे मिस्टेक हो। तो जहां पे जो है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस स्मॉल होती है, वहां पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, सॉरी यहां से दोबारा लिखती हूँ मैं एक बार, सॉरी m r डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल। ठीक है, m मीन्स मीन, m मीन्स मीन और r का वही सेम मीनिंग है, नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड, राइट। तो इसकी एप्लीकेशंस कहां पे होगी, लाइक हमने देखा कि नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स पर पेज ऑफ ए लार्ज बुक, या फिर नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट ऑन अ बिजी रोड पर मिनट। पर मिनट पे आपने ये देखना है कि कितने एक बिजी रोड पे कितने एक्सीडेंट होते हैं पर मिनट में, तो ये तो चांसेस कम होंगे ना हर मिनट में एक्सीडेंट हो। तो अब 1 आवर में 1 डे में तो देख सकते हैं, बट पर मिनट एक्सीडेंट देखना, तो ये जो है सक्सेस के चांसेस यहाँ पे बहुत कम होते हैं, तो उस केस में यूज किया जाता है। ठीक है, आपसे यहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिकल भी पूछ ले जाते हैं, बट आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है। ये स्पेसिफिक फॉर्मूला अगर आप लर्न कर लेते हैं तो यहाँ से आप क्वेश्चन कर लेंगे इजीली। ठीक है, सो मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो अगर आप ये पर्टिकुलर स्लाइड को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो यहाँ से आपके जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला है, चाहे आप असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाए या MCQs के क्वेश्चन आ जाए। तो पढ़ते हैं एक बार। प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चंस आते हैं। Normal distribution, also known as Gaussian distribution, probability distribution that is symmetric about the mean, shape that near the mean are more frequent in occurrence than data far from mean. In graph, normal distribution will be a bell curve. तो normal distribution किस कर्व का होता है, किस शेप का होता है, बेल कर्व का। ठीक है, यहाँ पे मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन। ठीक है, मीन मोड मीडियन सेम होते हैं। बेल शेप का होता है, सिमेट्रिक एट सेंटर। टोटल एरिया जो है ये पूरा टोटल एरिया इसका 1 माना जाता है, 1 एरिया होता है इसका पूरा टोटल एरिया। टोटल प्रोबेबिलिटी भी 1 होती है। नेवर टच ओ एक्स एक्सिस कॉल्ड एसिम्प्टोटिक, क्योंकि ये देखा एक्स एक्सिस से दूर है, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है, तो ये कभी भी टच नहीं करती। क्वार्टाइल आर इक्विडिस्टेंस यूनी मॉडल, एक ही मॉडल होता है, ओनली 1 मॉडल होता है। पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन और इंपेरिकल रूल। इंपेरिकल रूल क्या होता है, देखिए इंपेरिकल रूल यहाँ पे भी आई थिंक मैंने यहाँ पे गिवन है, एक स्लाइड में गिवन है, ये रहा इंपेरिकल रूल। देखिए +- 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है 68%। 68% यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये एरिया कवर होता है, +1 और -1 के एरिया के बीच में कितना परसेंटेज कवर होता है, 68%। ठीक है, +- 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, +- 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है 95%। 95% या फिर 95.4 कुछ समथिंग होता है। ठीक है, +- 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ये इक्वल होता है 99 पॉइंट समथिंग, ये भी होता है 99.7। देखिए ये एरिया जो है 68% है, और फिर ये वाला एरिया +1 से -1 के बीच का ये होता है 95% एरिया। ठीक है, टोटल एरिया तो 1 ही होता है, प्लस और -3 स्टैंडर्ड डेविएशन इसका होता है ग्रेटर देन 99, मतलब 99.7%। ठीक है, तो यहां से ये चीज जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी प्लीज, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पेपर में पूछी जाती है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं, डिटेल में तो नहीं कवर किए जा रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसको इंपेरिकल रूल बोला जाता है। ठीक है, दिस इज इंपेरिकल रूल। तो यहां से जो है आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब बात करते हैं हाइपोथेसिस की। अब थोड़ा रिसर्च के बारे में आ जाइए।
ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च क्या होता है? बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग, इन्वॉल्व्स बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड दोनों ही इसमें जो है बेस्ड होते हैं। इंडक्टिव में क्या करते हैं आप? इंडक्टिव में आप जाते हैं स्पेसिफिक टू जनरल, कोई चीज स्पेसिफिक से जनरल पे जाते हैं तो इंडक्टिव मेथड होता है। डिडक्टिव में आप जनरल से स्पेसिफिक पे जाते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। The data knowledge that is derived in real time for actual observation in natural setting. There are in-depth analysis of whole data collected. सबकी in-depth analysis करते हैं आप। तो देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लीजिए। आई होप ये चीज़ें जो है इतनी रेलिवेंट नहीं है क्योंकि आप इस चीज़ को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मेरे बताने से आप कुछ ज़्यादा इसमें समझेंगे नहीं, तो फिर भी एक बार पढ़ लीजिए आप। एक्यूरेसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिसर्च में जो है एक्यूरेसी होनी चाहिए। पर्पस क्या होता है रिसर्च का? एक्सप्लोर करना कि कोई चीज़ क्यों, कहाँ, कैसे, डिस्क्रिप उस चीज़ को डिस्क्राइब करना, एक्सपैंड करना नॉलेज ऑन करंट इश्यू, एक्सप्लेन करना उस चीज़ को। तो रिसर्च का पर्पस ही यही होता है, एक्सप्लोर करना, डिस्क्राइब करना एंड एक्सप्लेन करना। ये जो है रिसर्च डिजाइन में आता है। रिसर्च डिजाइन में क्या क्या चीज़ आती है? एक्सप्लोरेटरी, उस चीज़ को एक्सप्लोर करो, डिस्क्राइब करो, कैजुअल उस बीच में क्या रिलेशन है, क्या कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। अब डिस्क्रिप्टिव जो है 2 टाइप्स में है, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है, यू नो। सिंगल क्रॉस सेक्शनल, मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल, जब जो है एक ही टाइम पीरियड पे आप एक रिसर्च को कंप्लीट करते हैं, दिस इज क्रॉस सेक्शनल। लॉन्गिट्यूडनल जब आप पूरे एक पीरियड में, अलग अलग पीरियड में, अलग अलग ईयर्स में उस चीज को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये होता है मेन एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। पर्पस ऑफ स्टडी, क्या आपकी स्टडी का पर्पस है। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक्सटेंट ऑफ रिसर्च इंटरफेस, स्टडी सेटिंग, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। डाटा कलेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि डाटा का सोर्सेज क्या क्या होता है। फर्स्ट होता है प्राइमरी सोर्स, जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी सोर्स मतलब कहाँ कहाँ से आप सोर्स को कलेक्ट कर सकते हैं। इंटरनल रिकॉर्ड से, इंटरनल विद इन ऑर्गेनाइजेशन, कोई आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, वहां से आप जो है उसको यूज कर रहे हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज से मतलब कोई पब्लिश डाटा है। पब्लिश डाटा कैसा हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, प्रिंटेड भी हो सकता है। जब वहां से लाइक गवर्नमेंट, ट्रेड एसोसिएशन, पीरियोडिकल, न्यूज़पेपर, बुक्स, एनुअल रिपोर्ट्स, यहाँ से जब आप डाटा को कलेक्ट करते हैं, दिस इज पब्लिश डाटा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है और ये प्रिंटेड फॉर्म में भी होता है। लाइक प्रिंटेड में न्यूज़पेपर, बुक्स, एनुअल रिपोर्ट्स, प्राइवेट स्टडीज, इन चीज में प्रिंटेड है वो डाटा। एक्सटर्नल सोर्सेज, स्टैंडर्डाइज्ड सोर्स ऑफ मार्केटिंग, स्टोर ऑडिट्स, वेयर हाउस विड्रॉ सर्विसेज, कंज्यूमर परचेज पैनल, सिंगल सोर्स डाटा, ये सब, ठीक है। और या फिर इंटरनेट से आप कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। अब है सैम्पलिंग मेथड, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि सैम्पलिंग मेथड कौन कौन से होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, यही पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी है और कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी है। कई बार पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, तो आप वहां पे वैसे आपको पता होगा, बट एग्जाम में तो कंफ्यूज हो ही जाते हैं कि यार तो सारे सेम लग रहे हैं, हो सकता है ये भी उसमें आता हो सकता है ये भी उसमें आता हो। तो बेटर इज यहाँ पे ये चार्ट जो है आप इसको माइंड में सेट कर लीजिए। अब एग्जाम टाइम में तो आपको कैसे भी करना पड़े वो चीज आपको करनी ही पड़ती है, चाहे आप इसको किसी भी तरह से सेट करें माइंड में, बट ये करनी ही पड़ेगी इस टाइम पे, क्योंकि हमें पता है यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। प्रोबेबिलिटी और रैंडम, नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम। नॉन प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम नॉन रैंडम, जिसको हम रैंडमली सिलेक्ट नहीं करते हैं, हम उसको सिलेक्ट करते हैं अपने जजमेंट के बेसिस पे, अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पे कि मुझे किस तरह से उस चीज की सहूलियत हो रही है, मैं किस चीज को इजीली जो है कलेक्ट कर सकती हूँ डाटा को। कोटा सैम्पलिंग, एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है। पैनल सैम्पलिंग के थ्रू, स्नोबॉल सैम्पलिंग के थ्रू, चेन बना के, इसका चेन भी अनदर नेम है, चेन बना के मैंने इससे डाटा कर दिया, मैंने इसको बोल दिया अलग 2 लोगों से बात करके मुझे डाटा कलेक्ट करे, ठीक है, ये मेरे डाटा को वहां से जो है इंफॉर्मेशन ला सकता है, तो दिस इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम, जिसमें सबके पास इक्वल चांस होता है, विद एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन हैज इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, इंडिपेंडेंट और इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का, ठीक है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक एक सिस्टम में आप जो है चीजों को जो है उसकी इकट्ठा कर रहे हो, डाटा को कलेक्ट करो। स्ट्रेटाफाइड, स्ट्रेटाफाइड में क्या होता है, पॉपुलेशन जो है इजीली डिवाइड कर दी जाती है ग्रुप्स में, स्ट्रेटास में, और एम्प्लीमेंट विद इन ग्रुप आर होमोजीनियस। जो पॉपुलेशन है वो ग्रुप्स में डिवाइड कर दी जाती है, फिर उसमें से जो है डाटा को कलेक्ट कर लिया जाता है। क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग में जो है
होमोजीनियस इन नेचर विद इन ग्रुप, चूजन रेंडमली, रेंडमली आप चूज करते हैं क्लस्टर में, यहाँ पे जो है पॉपुलेशन जो होती है हिट्रोजीनियस होती है। द एलिमेंट विद इन ग्रुप बिकम पार्ट ऑफ सैंपल, इट हैज इंट्रा ग्रुप हिट्रोजेनिटी, मतलब अलग अलग ग्रुप बन गए, जैसे ये इस तरह से ग्रुप है, ठीक है। कोई भी रेंडमली आप सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर कोई भी एक इसमें से ये सिलेक्ट कर लिया, इसमें से ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कोई भी रैंडमली आप सिलेक्ट कर लेते हैं, दिस इज क्लस्टर। पहले क्लस्टर बनते हैं यहाँ पे। एरिया सैम्पलिंग, क्लस्टर आर फॉर्म्ड इन जियोग्राफिकल एरिया, मतलब एरिया वाइज जब आप जो है चूज करते हैं, तो क्लस्टर आर फॉर्म्ड इन जियोग्राफिकल बेसिस सच एज सेक्टर ब्लॉक्स। सीक्वेंशियल या फिर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, यहाँ पे जो है ड्रॉइंग सैंपल ऑन ए सीक्वेंस, सीक्वेंस में जब आप सैम्पलिंग करते हैं, दिस इज जो है सीक्वेंशियल, राइट। टेस्ट से पहले हम जो है थोड़ा सा ये कर लेते हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होती है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जब सैंपल साइज जो है ग्रेटर देन, एक पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन में से जब आपने कुछ सैंपल उठा लिए, ये पूरी पॉपुलेशन है, यूनिवर्स है, यहां से आपने कोई सैंपल उठा लिए, अगर उन सैंपल का साइज जो है ग्रेटर देन 30 है, अगर ये ग्रेटर देन 30 इसमें एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो जो शेप होगी ना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, वो बन जाएगी आपकी लुक लाइक, वो जो है मोर एंड मोर लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह उसकी शेप दिखती है, तो उसको बोला जाता है सेंट्रल थ्योरम, ठीक है। जब आप सैंपल का साइज ग्रेटर देन 30 होता है और जो शेप होती है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, वो विल बिकम मोर एंड मोर लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह दिखती है, तो उसको बोला जाता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। आई होप दिस इज क्लियर। सिर्फ एक लाइन में इसको अगर बोला जाए तो यही है। ये जो थ्योरम है वो एक्सप्लेन करती है रिलेशनशिप बिटवीन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये देखती है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की क्या शेप है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की तो शेप अलग होगी, और इसकी तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसी होती है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये रिलेशनशिप बताती है बिटवीन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब जो है बात कर लेते हैं हाइपोथेसिस टेस्ट की, तो उसमें जो है आपकी चीजें ये आती है, नल हाइपोथेसिस सुना होगा आपने, अगर आपने ये चीज पहले पढ़ चुके हो तो। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है, राइट। वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट, ये सब क्या होता है, और जो है आपका क्रिटिकल रीजन सिग्निफिकेंस लेवल, ये सब क्या होता है। तो सिर्फ शॉर्ट में मैं इन चीजों को डिस्क्राइब करूंगी। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, जब रिसर्चर जो है किसी चीज को रिजेक्ट करने के लिए, विच रिसर्च इज ट्राइंग टू रिजेक्ट, ये नल हाइपोथेसिस वो होता है जिसको रिसर्चर रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, और नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को वो प्रूव करने की कोशिश करता है, ठीक है। इसको हमेशा वो रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, ये इस तरह से जो है सेट किया जाता है कि वो उसको रिजेक्ट करे, इसको प्रूव करने के लिए, ऑल्टरनेटिव को प्रूव करने के लिए वो नल को रिजेक्ट कर दे, ठीक है। ये मानता है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर, ये मानता है कि पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल में डिफरेंस होता है। ऑल्टरनेटिव मानता है कि यहाँ पे कुछ डिफरेंस होता है पॉपुलेशन और सैंपल में, कि तो पूरी पॉपुलेशन है और सैंपल है, हमने इसमें से कुछ चीजों को सिलेक्ट कर लिया रैंडमली, तो ये सैंपल बन जाता है, ठीक है। तो ये कहता है ऑल्टरनेटिव कि सैंपल और पॉपुलेशन में कुछ तो डिफरेंस होता है, क्योंकि सब जो है अलग अलग होते हैं, तो हम कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये मानते हैं कि इसमें सेम होती है, बट सब सेम नहीं होता है। ऑल्टरनेटिव यही मानता है कि देयर इज डिफरेंस, कि डिफरेंस होता है पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल में। इसको रिसर्च जो है ट्राइंग टू प्रूव या फिर एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। अब आते हैं वन टेल एंड टू टेल्स, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वन टेल एंड टू टेल टेस्ट। वन टेल एंड टू टेल टेस्ट क्या होता है, जब जो है इट इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट डिटरमाइन वेदर टेस्ट विल बी टू टेल और वन टेल्ड। जो वन टेल टेस्ट होता है, जो वन टेल टेस्ट होता है, ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में यूज किया जाता है, स्पेसिफाई करता है पॉपुलेशन मीन टू बी हायर लोअर देन हाइपोथेसिस, हायर और लोअर बताता है वन टेल टेस्ट। ये डायरेक्शनल टेस्ट भी होता है, वन टेल टेस्ट जो है डायरेक्शनल टेस्ट होता है, ये हमें डायरेक्शन बताता है।
और टू टेल टेस्ट जो है नॉन डायरेक्शनल टेस्ट होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब आता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। ठीक है, सिर्फ वन सिंगल लाइन में बताऊंगी मैं इसको, उसी में जो है ये कवर हो जाएगा आप सबसे। टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर क्या होता है? व्हेन ए नल हाइपोथेसिस ट्रू, आपकी जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है बट आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब आप सही चीज को रिजेक्ट कर दिया, सही चीज को आपने रिजेक्ट कर दिया, दिस इज टाइप 1 एरर। व्हेन ए नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड स्टिल रिजेक्टेड, कोई चीज ट्रू थी आपने रिजेक्ट कर दी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कोई भी इनोसेंट पर्सन होता है, अनजस्टिफाइड डिक्लेयर गिल्टी, एक इनोसेंट पर्सन था, मतलब वो सही पर्सन था, आपने उसको गिल्टी बना दिया, आपने उसको जो है गिल्टी ठहरा दिया, तो दिस इज टाइप 1 एरर। पर्सन ठीक था, इनोसेंट था, बट फिर भी उसको जो है गिल्टी डिक्लेयर कर दिया गया, तो ये टाइप 1 एरर है। ठीक है, इट इज नोन एज सिग्निफिकेंस लेवल, इसको सिग्निफिकेंस लेवल भी बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन में आता है सिग्निफिकेंस लेवल कौन सा होता है, तो टाइप 1 एरर। और टाइप 1 एरर को डिनोट किया जाता है बाय अल्फा। ठीक है, डिनोटेड बाय अल्फा। अब आते हैं टाइप 2 एरर की बात। टाइप 2 एरर, ठीक है, फिर नल हाइपोथेसिस दैट इज फॉल्स, नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी, कोई चीज पहले से ही फॉल्स थी बट आपने उसको एक्सेप्ट कर ली। कोई गिल्टी पर्सन था, गिल्टी पर्सन को आपने इनोसेंट मान लिया, मतलब पर्सन गलत था, आपने उसको सही मान लिया, तो ये क्या हो गया? टाइप 2 एरर। मतलब आपने किसी गलत चीज को सही बोल दिया, तो ये टाइप 2 एरर हो गया। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है बाय बीटा, इसको अल्फा से, इसको बीटा से। तो आप इसमें जो है अभी क्या कर सकते हैं, जो जो पॉइंट मैं बता रही हूँ आप उसको डिफरेंस में भी नोट कर सकते हैं कि टाइप 1 एरर में क्या क्या होता है, टाइप 2 एरर में, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा या फिर पावर ऑफ टेस्ट। टाइप 2 एरर को क्या बोला जाता है? कॉल्ड बीटा। बीटा तो हमें पता है, इसको बीटा से डिनोट करते हैं। इसको पावर ऑफ टेस्ट भी बोला जाता है। 1 माइनस बीटा इज पावर ऑफ टेस्ट। ठीक है, पावर ऑफ टेस्ट। ठीक है, लेस डेंजरस। टाइप 1 एरर जो है मोर डेंजरस होता है, क्योंकि आपने सही पर्सन को जो है प्रूव कर दिया है, गलत इनोसेंट पर्सन को आपने गिल्टी जो है उसको डिक्लेयर कर दिया है, तो ये मोस्ट डेंजरस हो गया ना, मोस्ट डेंजरस वाली सिचुएशन हो गई, और ये लेस डेंजरस होती है। अब आते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है फिक्स होता है 1%, 5%, 10% और 25%। ठीक है, मतलब इस तरह से कि कोई भी 5%, 10%, 25%। इट मीन्स इट इज डिनोटेड बाय सिंबल अल्फा। सिग्निफिकेंस लेवल को अल्फा ही बोला जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी बोला था इट इज जो है ये भी सिग्ने जो है आपका क्या था, सिग्निफिकेंस लेवल। ठीक है, तो इसको जो है आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी याद करना। सिग्निफिकेंस लेवल हमें ये भी बताता है कि हाउ वेल द टेस्ट इज वर्किंग, कि कितना अच्छा आपका टेस्ट जो है वर्क कर रहा है। तो आई होप जो है हमें टेस्ट भी करने हैं कंप्लीट, तो वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करते हैं, तो आपको जो है सारी चीजें ये करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है इसमें से कौन सा पैरामेट्रिक और कौन सा नॉन पैरामेट्रिक है, तो ये भी चीजें जो है टिप्स पे कर लीजिए। वन सैंपल पैरामेट्रिक टेस्ट 2 टाइप्स का होता है, 1 सैंपल और 2 और मोर सैंपल। तो 1 सैंपल में टी टेस्ट और जी टेस्ट आते हैं, 2 और मोर सैंपल में इंडिपेंडेंट सैंपल और पेयर्ड सैंपल। पेयर्ड सैंपल होते हैं टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल 2 ग्रुप टी टेस्ट और जी टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक में सैंपल और 2 मोर सैंपल, 1 सैंपल का काई स्क्वायर, क्रूस्कल वॉलिस टेस्ट, रन्स और बाइनोमियल। इंडिपेंडेंट सैंपल काई स्क्वायर, मैन विटनी, ये सब देखते हैं एक बार। ठीक है, तो ये देखिए आपको जो है क्लियरली कुछ चार्ट्स दिए गए हैं। इन चार्ट्स का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन चीजों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इनको लर्न कर लीजिए। इनके फॉर्मूला के साथ आपको गिवन है ये चीजें। मैं आपको पहले जो है मैन विटनी यू टेस्ट बता देती हूँ, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है पक्का। मैन विटनी यू टेस्ट की जो है कुछ डिफरेंसेस है वो लर्न कर लीजिए, लाइक मैन विटनी विल्कॉक्सन टेस्ट बोला जाता है। डिफरेंस बिटवीन 2 सैंपल ऑफ सेम पॉपुलेशन, ये क्या बताता है? डिफरेंस बिटवीन नोट डाउन कर लीजिए, 2 सैंपल ऑफ सेम पॉपुलेशन, 2 सैंपल ऑफ सेम पॉपुलेशन।
सेम पॉपुलेशन में से 2 सैंपल रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं यहां से सैंपल। इंडिपेंडेंट मेजर्स होता है बेस्ड ऑन रैंकिंग, ये किस पे बेस्ड होते हैं, रैंकिंग पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये डिनोट किया जाता है यू से, इट इज डिनोटेड बाय यू, जहां पे यू आ जाए तो डेट्स मीन मैन विटने यू टेस्ट। तो इसका फॉर्मूला एक बार नोट डाउन कर लीजिए, U1, यहाँ पे दो जो है आपको गिवन होती हैं, दो चीजें N1 N2 प्लस N1 प्लस 1, यहां से समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको गूगल कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 2 माइनस R1, क्योंकि हमारा सिर्फ मोटिव है हमें चीजें आनी चाहिए। U2 N1 N2 प्लस N2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस R2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका मैन विटने यू टेस्ट का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस इज क्लियर। ये जो कंप्यूट किया जाता है यूजिंग द मीडियन को यूज करके किया जाता है, नॉट द मीन, इसमें मीन यूज नहीं किया जाता है, राइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रैंक सम टेस्ट, इसको रैंक सम टेस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि जो आर है ना, ये आर है, ये क्या है, रैंक ही तो है, रैंक का टेस्ट सम अप करना, तो दिस इज रैंक। तो ये रैंक सम टेस्ट भी जो है ये बोला जाता है। देखिए यहाँ पे कहाँ है, मैन विटने यू टेस्ट, ठीक, यहाँ पे नहीं है, तो डेट्स वाई मैंने इस चीज की जो है कंप्लीट आपको नॉलेज दे दी है। अब हम करते हैं क्रुस्कल वॉलिस एच टेस्ट। क्रुस्कल वॉलिस एच टेस्ट ये क्या था, ये क्या बताता था हमें, डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल ऑफ सेम पॉपुलेशन, टू सैंपल ऑफ सेम पॉपुलेशन। इसको क्लियर कर देती हूँ मैं। अब हम जो है क्रुस्कल वॉलिस एच टेस्ट करेंगे। इसके भी मेन पॉइंट्स है जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, दिस इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। यूज किया जाता है टू कंपेयर मोर देन टू पॉपुलेशन। जब हम मोर देन टू पॉपुलेशन को कंपेयर करते हैं तो क्रुस्कल वॉलिस एच टेस्ट हम यूज करते हैं, ठीक है। जब हम टू पॉपुलेशन का कंपैरिजन करते हैं तो फॉर्मूला इज 12 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 सिग्मा t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 3n प्लस 1। देखिए फॉर्मूला लिखना तो नहीं आएगा, बट कहीं ना कहीं आपको जो है एक हिंट दे दी जाती है, तो वहां से आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर लर्न हो जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। ये तो t मीन्स यहाँ पे जो t है वो डिनोट किया जाता है टोटल ऑफ रैंक्स ऑफ वेरियस सैंपल, और n मीन्स टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। रैंक कोरिलेशन का भी जो है यहाँ पे एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, 1 माइनस 6 सिग्मा d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। ये भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। तो आई होप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है क्लियर हो गए हैं। काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट भी एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। ये मानता है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड। अगर हम नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे तो यही करेंगे ना कि कोई डिफरेंस नहीं है ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड में, बट अगर हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट करते हैं तो हम ये देखेंगे कि देयर इज डिफरेंस, कि वहां पे डिफरेंस होता है ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोस्ट इंपोर्टेंट, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला देख लीजिए, C-1 कॉलम में से 1 माइनस करना जितने भी कॉलम है, फिर रो में से 1 माइनस करना, जितने भी रो है उनमें से 1 माइनस कर दे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका आ जाएगा। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। तो जो भी मेन पॉइंट्स है वो मैंने बताए हैं। अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप अपने एंड से इसको कर सकते हैं और बहुत अच्छा होगा। मैं भी यही बोलूंगी, आप इस चीज को जो है डिटेल में कर लीजिए। अब आते हैं वन सैंपल जी टेस्ट।
ये नॉट एप्लीकेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये गिवन है, 1 सैंपल टी टेस्ट की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं n-1 से निकालते हैं, 2 सैंपल टी टेस्ट n1 प्लस n2 माइनस 2, पेयर टी टेस्ट n-1, तो जितने भी टी टेस्ट उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 से निकलेगी। वन वे एनोवा की n2 माइनस 1 एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, तो जी टेस्ट कहाँ पे होता है, जब आपका जो पॉपुलेशन साइज है ग्रेटर देन 30 होता है। ठीक है, ग्रेटर देन 30 के लिए आप जो है कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, जी टेस्ट। सैंपल साइज जब आपका ग्रेटर देन 30 होता है तो आप जी टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन के लिए एक तरह से अजम्पशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉन पॉपुलेशन, इसका फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, एक्स बार मतलब सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन, सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट n। नेक्स्ट आता है टी टेस्ट। टी टेस्ट क्या होता है, सैंपल साइज जब आपका लेस देन 30 होता है, सैंपल साइज जब आपका लेस देन 30 होता है तो आप टी टेस्ट यूज करते हैं, और फॉर्मूला इज एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। ठीक है, ये आपका टी टेस्ट का फॉर्मूला होता है। इंट्रोड्यूस किया गया था 1908 में, और टी टेस्ट को जो है बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको जो है टी टेस्ट स्टूडेंट्स टी टेस्ट भी बोला जाता है, बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन 1908 में जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, अब ऐसे ही एफ टेस्ट है। एफ टेस्ट में क्या करते हैं हम, एफ टेस्ट यहाँ पे गिवन नहीं है, यहाँ पे है जैसे कंपेयरिंग 2 सैंपल वेरिएंट्स। एफ टेस्ट क्या करता है, कंपेयर करता है 2 सैंपल वेरिएंट्स को। ठीक है, इट इज द बेसिस ऑफ एनोवा, ये एनोवा पे बेसिस होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है वेरिएबल बिटवीन 2 सैंपल, वेरिएबल बिटवीन 2 सैंपल, ऊपर वेरिएबल बिटवीन सैंपल आता है, नीचे वेरिएबल विद इन सैंपल आता है, वेरिएबल विद इन सैंपल आता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई हैं आपको, जो भी टेस्ट की जो भी मेन पॉइंट्स थे वो कवर हो गए हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, मोर देन 2 ग्रुप्स है तो एनोवा यूज करते हैं हम कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के लिए। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल प्लस सैंपल सेम सैंपल, मैच्ड पेयर टी टेस्ट और रिपीटेड मेजर एनोवा। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के लिए काई स्क्वायर टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट मोर देन 2 ग्रुप्स के लिए भी। ऑर्डिनल वेरिएबल, नॉर्मल मैन विटने यू टेस्ट, मीडियन टेस्ट, क्रुस्कल वॉलिस मीडियन। आपको पता है ना मैन विटने यू टेस्ट किस पे बेस होता है, मीडियन पे, मीडियन को यूज करके उसमें निकाली जाती है उसके वैल्यूज। तो इस चीज़ का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, यहीं से फॉर्मूला कवर हो जाएंगे, यहीं से आपके इसकी जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्या उसकी अजम्पशंस है, ये सब। ठीक है, तो आप अब जो चीज़ें एडिशनल बचती है, एक बार हम सिलेबस पे चलते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पे मैंने छोड़ दी हैं जो आपको खुद से करनी है। आपका जो होमवर्क है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितना भी कवर किया है वो सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक बार इसको क्लियर कर लेती हूँ मैं। सेंट्रल टेंडेंसी आपको करनी है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं मीन मीडियन मोड की, हार्मोनिक ज्योमेट्रिक मीन ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स को इतनी जो इसकी डिटेल नहीं मिलती है। डिस्पर्सन हो गया है, स्क्यूनेस हो गया, स्क्यूनेस बहुत अच्छे से हो गया, कोरिलेशन बहुत अच्छे से हो गया, तो यहाँ से भी कर लेंगे, कोई भी एडिशनल नोट्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैंने बताया वो आपने लर्न कर लिया। बेस थ्योरम आपको करनी है, कुछ भी नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया है, बाइनोमियल, पॉइसन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। रिसर्च के कॉन्सेप्ट आई होप ये आपने क्लियर किए हैं। फिर भी अगर आपको कोई एडिशनल वीडियो चाहिए तो आप हमें बता दीजिएगा, तो हम इस पे जो है कर सकते हैं। तो अगर आपको स्टैटिस्टिक्स पे एडिशनल कोई वीडियो चाहिए है, लाइक कि मैम हमें जो है प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप हमें बता सकते हैं। डाटा कलेक्शन कर लिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, सैम्पलिंग, एस्टिमेशन, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, आपको स्टैंडर्ड एरर देखना है, स्टैंडर्ड एरर के क्या फॉर्मूले हैं, यहाँ पे सेंट्रल लिमिट थ्योरम को डिस्कस कर लिया गया है। एस्टिमेशन क्या होता है, ये चीज़ें इतनी नहीं मैटर करती है, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन फिर भी देख लेना। हमने सभी टेस्ट कर लिए हैं, जी टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा, काई स्क्वायर टेस्ट, मैन विटने टेस्ट, क्रिस्कल वॉलिस और रिंग कोरिलेशन का फॉर्मूला बताया था मैंने, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर, राइट, नीचे n स्क्वायर -1। ये क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज किया जाता है। रिपोर्ट राइटिंग आप अपने एंड से करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग में भी यहाँ से कोई एक क्वेश्चन बन जाता है।
ठीक है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है कंप्लीट। तो देखिए सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि जो है डेज वो भागे जा रहे हैं, थोड़े से ही दिन पड़े हैं। और जैसे कि आज जो है आपका 5 हो गया है, तो हाँ देखिए यहाँ पे भी एक और चीज़ है, पैरामेट्रिक हम इसको करेंगे क्योंकि 5 है और 16 से है, बट हमारा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 22 के बाद ही हमारा एग्जाम होगा, 22 या 23 को। तो सिर्फ इतने ही डेज है, इसमें पेपर 1 भी करना है, पेपर 2 भी करना है। तो देख लीजिए, आप अपना फिक्स टाइम टेबल बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए, अपने नोट्स को, जितने भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं इस वीडियो से, जितने भी नोट्स बनाए आपने वो सब पढ़ लीजिए, ये बहुत आपको हेल्प करने वाले हैं। और जहाँ जो भी आपके पास मटेरियल सबको पढ़ लीजिए, ठीक है। जितनी आप इस टाइम पे नॉलेज लेंगे ये आपको याद भी रहेगा एग्जाम तक। देखिए एनोवा भी था, कंपेयरिंग मीन्स मोर देन 2 सैम्पल्स, chi-square टेस्ट, गुडनेस ऑफ फिट टू assume डिस्ट्रीब्यूशन, F टेस्ट कंपेयरिंग वेरिएंट्स ऑफ 2 सैम्पल्स, ये हमने पढ़ लिया, T टेस्ट हमने पढ़ लिया, Z टेस्ट, U टेस्ट, T टेस्ट फॉर ए लार्ज सैम्पल्स, Z टेस्ट जो है लार्ज सैम्पल के लिए किया जाता है, ठीक है। आई होप अब यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है, राइट। अच्छा, कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ फॉर्मूला होते हैं, वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए आपको देखने को भी मिले होंगे ये फॉर्मूला, अगर आपने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस देखे हैं। तो मीन निकालने के लिए मीन इज इक्वल टू, नोट कर लीजिए, 3 मीडियन माइनस मोड, 3 मीडियन माइनस मोड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अगर आपको मीन निकालना है तो, अगर मीडियन निकालना है तो फॉर्मूला, मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला, अगर आपको मीन और मोड दे रखा है तो 2 मीन प्लस मोड डिवाइडेड बाय 3, मोड का फॉर्मूला, मोड निकालने के लिए 3 मीडियन माइनस 2 मोड, मैच द फॉलोइंग में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, बेसिक है ये सेंट्रल टेंडेंसी का और स्टैटिस्टिक्स का। तो नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट स्क्रीनशॉट से उतना क्लियर ना हो, बट जो मैंने बोला है वैसे वैसे इसको लिख लीजिएगा। तो मोड का कई बार पूछा जाता है, तो मोड का फॉर्मूला क्या होगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, जितना भी मीडियन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 2 को मीन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, मोड निकल जाएगा, ठीक है। आई होप क्रिस्टल क्लियर है। तो जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है वो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी, क्रैश कोर्स आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वो हमें बता दीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा प्लीज। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।